वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी अपन डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4, ग्रेविटेशन एंड सैटेलाइट। गुरुत्वाकर्षण और उपग्रह वाला चैप्टर है, जो आपकी अप्लाइड फिजिक्स है उसका 4 नंबर का चैप्टर है। तो इसके जो थियोरी के लेक्चर हैं वो पहले से ही अपने कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके, gpc.bagidura के ऊपर अपलोड कर चुके हैं। अभी उन्हीं लेक्चर के ऊपर बेस्ड अपन न्यूमेरिकल कर रहे हैं, और न्यूमेरिकल में अपन जो थियोरी पढ़ाई है उसका थोड़ा रिवीजन भी कर रहे हैं, उन पर बेस्ड डेरिवेशन भी कर रहे हैं, डेरिवेशन को एज ए न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और न्यूमेरिकल भी कंप्लीट कर रहे हैं। ये आपके एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअल में जो ग्रेविटेशन होता है वो होता क्या है? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण है वह केवल और केवल जो पृथ्वी है उसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण से, पृथ्वी की खुद की अर्थ की प्रॉपर्टी के कारण से हर एक जो बॉडी है वह पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती है। पृथ्वी की तरफ आकर्षित होने के कारण से जिस वेग परिवर्तन की दर से पृथ्वी की तरफ वो आती है, वह जो त्वरण होता है वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण त्वरण के कारण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है। तो आप इसको अगर सिंपली एम के पद्धति में नापते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉल करवाते हैं। फ्रीली फॉल मतलब मुक्त रूप से गिराते हैं ऊपर से किसी भी ऊंचाई से, तो वह पृथ्वी की सतह की तरफ गति करता है। तो हर सेकंड में उसमें जो वेग में वृद्धि है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड होती है। 9.8 मीटर प्रति सेकंड की दर से उसके वेग में परिवर्तन होता है। तो आप यूँ मान सकते हैं कि सपोज अगर मान लो यहाँ से किसी ऊंचाई से उसको अगर फेंका गया है, छोड़ा गया है, तो यहाँ से उसका जो वेग था वह 0 था। 1 सेकंड बाद में उसका वेग हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड। दूसरी सेकंड के अंदर हो जाएगा 9.8 गुणा 2, तीसरी सेकंड में हो जाएगा 9.8 गुणा 3, ऐसे 10वीं सेकंड में हो जाएगा 98 मीटर प्रति सेकंड। मतलब 10 सेकंड बाद में 98 मीटर पर सेकंड की दर से वेग दर से नीचे की तरफ गिर रहा होगा। तो जैसे जैसे वह पृथ्वी की सतह की तरफ आएगा वैसे वैसे उसका वेग बढ़ता ही जाएगा। गुरुत्वाकर्षण त्वरण का ये रोल इम्पोर्टेंट होता है। अब कोई भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं, कोई भी दो बॉडी होती हैं, वो एक दूसरे पर एक बल लगाती हैं। अब वह बल अगर ग्रेविटेशन के कारण से होता है तो आकर्षण होगा। वैसे जो नेचर में नॉर्मली अपन 4 प्रकार के बल पढ़ते हैं, वो स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ये प्रबल बल, दुर्बल बल, विद्युत चुंबकीय बल और गुरुत्वीय बल। तो इसमें जो बाकी बल हैं वो आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण है या गुरुत्वीय बल है वह न्यूटन के द्वारा दिया गया था, और उससे रिलेटेड कुछ डेरिवेशन और न्यूमेरिकल अपन डिस्कस कर रहे हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मास के कारण से, पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण से उस पर लगता है। अगर कोई हैवी होगा उस पर ज़्यादा लगेगा, कोई हल्का होगा उस पर कम लगेगा। लेकिन अगर वैक्यूम की बात करें तो पृथ्वी के कारण से उस पर जो लगने वाला बल है वो समान होगा। अर्थात जो पृथ्वी के कारण से जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण लगता है वह हर ऑब्जेक्ट पर समान लगेगा, लेकिन उसका द्रव्यमान अगर कम या ज़्यादा है, लाइट या हैवी है, तो उसके कारण से उस पर बल है वो परिवर्तन हो सकता है। अगर माध्यम है तो कोई माध्यम का मतलब यहाँ यह है कि अगर कोई भी दो वस्तुओं को, सपोज कीजिए कि एक भारी पत्थर को और एक रुई के टुकड़े को, अगर दोनों को निर्वात में एक साथ गिराया जाता है, छोड़ा जाता है एक ऊंचाई से, तो वो पृथ्वी की सतह पर एक साथ पहुंचेंगे। लेकिन अगर बीच में माध्यम आ जाता है तो माध्यम के कारण से उस पर और कई प्रकार के प्रभाव लगते हैं, जिसमें फ्रिक्शन फोर्स, उसमें श्यानता प्रभाव, सब प्रकार के बल लगते हैं, और वो जो भी हल्का माध्यम होता है, हल्की बॉडी होती है, वह पृथ्वी पर फिर धीरे पहुंच पाती है। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल है कि कोई भी जो दो द्रव्यमान हैं, एक द्रव्यमान m1 और दूसरा है m2, वो एक दूसरे से एक फिक्स दूरी r पर रखे गए हैं। तो इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे निकाय में लगने वाले बल का मान ज्ञात करो। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण जो न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ है गुरुत्वाकर्षण का, उसके अनुसार किन्हीं भी दो द्रव्यमानों के बीच में जो लगने वाला बल है वह उन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए, जो लगने वाला बल है, आकर्षण बल है, वह F समानुपाती m1 m2, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर दोनों को वी कंबाइंड बोथ, देन F proportional to m1 m2 upon r². Then we will remove the proportional constant, proportionality sign.
then it will be equal to F is equal to G m1 m2 upon r square. The important thing is what is G? G is universal constant, सार्वत्रिक नियतांक है. अब F है वो हमेशा टुवार्ड्स द अर्थ होगा, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह पृथ्वी की तरफ होगा हमेशा, क्योंकि पृथ्वी के कारण से लगता है वह, और हमेशा आकर्षण बल होगा. कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में लगने वाला जो बल गुरुत्वाकर्षण बल है वह हमेशा आकर्षण बल होगा, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज़रूरी नहीं कि आकर्षण बल हो, स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स ज़रूरी नहीं आकर्षण बल हो. दे मे बी रिपल्सन, दे मे बी सेंट्रल, देन मे बी नॉन सेंट्रल फोर्सेज, जबकि ये इसको सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं. सेंट्रल फोर्स अभी आप मैथमेटिकल में पढ़ चुके होंगे. तो अगर किसी भी फोर्स है उसका अगर डाइवर्जेंस जीरो होता है नॉर्मली, तो उसको अपन यहाँ पर सेंट्रल फोर्स के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं. तो देखिए ये, और जो सेंट्रल फोर्सेज होते हैं वो चारों दिशा में बराबर लगते हैं. किसी बिंदु पर लगने वाला जो बल है वह नॉर्मली सब दिशाओं में बराबर लगता है. तो ये 1/r² है, इसका ग्राफ खींचते हैं तो यह है सब दिशाओं में बराबर की तरफ लगता है. ये जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी डिस्कस करेंगे. अब जो दूसरा सवाल इसमें नॉर्मली पूछ लेते हैं कि यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी, कि जो भी सार्वत्रिक नियतांक है, सार्वत्रिक नियतांक की विमा और उसका मात्रक क्या होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट का. तो देखिए अपन को पता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r² होता है. तो यहाँ से मैं G इज इक्वल टू F इंटू r² अपॉन m1 m2 लिख सकता हूँ. F क्या है? फोर्स है, तो फोर्स का विमा क्या होती है m1 l1t - 2. r² दूरी है तो l2 हो गया, m1 m2 दोनों मिला के m2 हो गए हैं. मास दो बार आए हैं तो m² हो गया, मतलब m2 का मतलब m². अब इसको अगर हल करते हैं तो m-1 l3t - 2 इसकी विमा आती है, और इसका जो मान है वह मान आता है 6.69. नॉर्मली इसको 6.67 लेते हैं, लेकिन 6.669 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर इसका मात्रक है. इसी पर बेस्ट अगला सवाल लेते हैं अपन एग्जाम्पल. वो ये है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी. कई बार बहुत सारी परीक्षा में पूछा जाता है, नॉर्मली एग्जाम में पूछा जाता है. ये है कि सार्वत्रिक नियतांक और जो गुरुत्व त्वरण है उनमें क्या संबंध है. व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी. सबसे पहले ध्यान रखिए कि कैपिटल जी है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और स्मॉल जी है वह एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. अब इसको डिफाइन करने के लिए दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, इसको डिफाइन करने के लिए आप देखिए कि ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, कि सिस्टम लिया है, कि निकाय लिया है. ये पृथ्वी है, पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R है, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M है, और यह कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बोले तो कोई बॉडी, कोई भी पिंड है जो कि पृथ्वी की तरफ गिर रहा है, फ्रीली फॉल हो रहा है किसी ऊंचाई S से. अब एक बात खास तौर पर ध्यान रखिए, कई बुक के अंदर इसको एक दूरी मान लिया गया स्मॉल r. यहाँ पर मैंने पृथ्वी की त्रिज्या r मानी, तो इसे h ऊंचाई पर माना, तो मैं ये दूरी r + h मान लूँगा. तो यहाँ पर आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू h + r, कैपिटल R, ऐसा लिख सकते हैं. इसको आगे अपन अपने हिसाब से सॉल्व भी कर लेंगे, नो प्रॉब्लम. जैसे भी आएगा आंसर सेम ही आता है. ओके, तो जो फ्रीली फॉल बॉडी है, जो मुक्त रूप से गिर रहा पिंड है, उसका द्रव्यमान है वह स्मॉल m है, और पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M है. तो ये दो प्रकार के पिंड हो गए हैं. दोनों पिंड के बीच में जो दूरी है वो r + h हो गई है. तो यहाँ पर न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम लगा सकते हैं कि दो पिंडों के बीच में दूरी r है और द्रव्यमान m1 m2 है, तो उसके बीच में लगने वाला बल होगा वह F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r² होगा. तो यहाँ पर ऐसे ही F इज इक्वल टू F समानुपाती स्मॉल m कैपिटल M, F समानुपाती 1 अपॉन r + h का होल स्क्वायर, और दोनों को अगर एक साथ सोल्व करते हैं तो F इज इक्वल टू जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई r + h का होल स्क्वायर. यह फोर्स होगा दोनों पिंडों के बीच में, अर्थात पृथ्वी और जो छोटा पिंड पृथ्वी की तरफ गिर रहा उनके बीच में लगने वाला बल इतना होगा. या यूँ मान सकते हैं पृथ्वी के कारण से छोटे पिंड पर इतना बल लग रहा है. अब जब पृथ्वी के कारण से यह पिंड इस पर गिर रहा है पृथ्वी की तरफ, तो उसका जो भार भी होगा, जो पिंड का द्रव्यमान दिया गया है स्मॉल m, और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण दिया गया है g, तो उस पिंड का भार है वह हो जाएगा F इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू g. ये वाला मान इसका आ जाएगा. अब इनके बीच में जो लगने वाला बल है और उस पिंड का भार है वो दोनों समान होंगे. अगर वो दोनों समान ना होंगे, नहीं होते हैं, तो
ज़रूरी नहीं है कि वह पिंड है वह पृथ्वी की तरफ गिरे ही उसके लिए। तो ये दोनों समान होने का मतलब है दोनों को बराबर कर दीजिए। तो स्मॉल एम जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो गया तो यहाँ पर बचा जी। तो जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब ध्यान रखिए पृथ्वी की जो त्रिज्या है वह है 6400 किलोमीटर। आर का मान बहुत बड़ा है और कोई भी बॉडी पृथ्वी की तरफ गिर रही है वह 100 मीटर 100 मीटर 500 मीटर 1000 मीटर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर इतनी ऊंचाई से गिर रही है। अब जो ऊंचाई एच है वह पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना के अंदर बहुत छोटी है तो उसको नेग्लिजिबल भी मान सकते हैं नॉर्मली। तो आर इज मच मोर ग्रेटर देन एच देन आर प्लस एच इज इक्वल टू एच भी मान सकते हैं। आप यूँ मान लीजिए अगर किसी भी 1 लाख के अंदर 1 जोड़ते हैं तो उसको 1 लाख के बराबर एज्यूम कर सकते हैं। तो जी इज इक्वल टू हो जाएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। आप कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है वह किन किन बातों पर निर्भर करता है, पृथ्वी के द्रव्यमान पर और पृथ्वी की त्रिज्या पर। अब देखिए पृथ्वी का द्रव्यमान नियत है लेकिन पृथ्वी की त्रिज्या क्या नियत है क्या? नॉर्मली अपन पृथ्वी को गोल मानते हैं। तो इस गुरुत्वीय त्वरण के बारे में नॉलेज लेने के बाद में आप पृथ्वी के बारे में मैक्सिमम जानकारी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं कि पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, इस बात का सबूत आप इस गुरुत्वीय त्वरण से दे सकते हैं। आप पृथ्वी के डिफरेंट सतह पर डिफरेंट जगहों पर जिसको अपन अक्षांश बोलते हैं डिफरेंट लेटीट्यूड के ऊपर जी का मान नापेंगे, स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण का नाम नापेंगे। अगर वो समान आता है तो पृथ्वी है वो सब जगह से समान है अर्थात पृथ्वी की त्रिज्या समान है। अगर समान नहीं है इसका मतलब यह है कि पृथ्वी है वह पूरी रूप से गोल भी नहीं है। और यह सिद्ध भी हुआ है कि पृथ्वी है वह पूरी तरह से गोल नहीं है, वो चपटी है। अर्थात आप अभी अपन डिस्कस करेंगे कि जो पृथ्वी की त्रिज्या है वह इस प्रकार से है कि यह पृथ्वी है वो ऐसे है इस प्रकार से। तो इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा ये वाला लाइन, और ये होते हैं पोल्स ध्रुव है। तो भूमध्य रेखा के केंद्र बिंदु से अगर पोल की तरफ चलते हैं तो ये वाली त्रिज्या और ये वाली त्रिज्या, तो भूमध्य रेखा वाली त्रिज्या और पोल वाली त्रिज्या दोनों के बीच में 21 किलोमीटर का डिफरेंस है। अर्थात कि अगर पृथ्वी को बीचों बीच 2 लाइनें खींच दी जाए भूमध्य रेखा की तरफ से और मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ और नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो दोनों को घटाया जाए तो दोनों के व्यास के बीच में जो अंतर आएगा वह 42 किलोमीटर का आएगा। अर्थात ध्रुव की तरफ से पृथ्वी है वह चपटी हुई है, दबी हुई है, सप्रेस्ड है। और इसी का असर होगा कि जो ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान है वह ज़्यादा होता है भूमध्य रेखा की तुलना में, क्योंकि भूमध्य रेखा की त्रिज्या है वह बड़ी है। ये अपन अगले वाले न्यूमेरिकल में सॉल्व भी करेंगे। दूसरा, पृथ्वी का द्रव्यमान, क्या पृथ्वी का द्रव्यमान है वह एक जैसा है? नहीं, क्योंकि पृथ्वी है वह एक जैसे पदार्थ की मिलके हुए नहीं बनी हुई है। पृथ्वी में कहीं पत्थर हैं, कहीं लोहा है, कहीं सोना है, कहीं चांदी है, कहीं बहुत सारे और ऐसे कहीं अलग अलग मटेरियल हैं। तो अलग अलग मटेरियल होने के कारण से पृथ्वी की जो डेंसिटी है वह कॉमनली एक जैसी नहीं है। हर जगह की हर इलाके की जो डेंसिटी है पृथ्वी की वो अलग अलग है। तो पृथ्वी की डेंसिटी अलग अलग होने के कारण से उसका द्रव्यमान भी परिवर्तित होता है। तो इस कारण से जो गुरुत्वीय त्वरण है वह द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। अब इसी पृथ्वी के मास को लेकर गुरुत्वीय त्वरण का सहारा लेते हुए कि मास में परिवर्तन होता है। सपोज कीजिए किसी जगह पर मार्बल निकलता है तो उस इलाके का उस जगह का जो डेंसिटी है वह अलग होगी। किसी पर सोना निकलता है तो उसकी डेंसिटी अलग होगी, कहीं चांदी निकलती है उसकी डेंसिटी अलग होगी, कहीं ऑयल निकलता है उसकी डेंसिटी अलग होगी। तो उस जगह की डेंसिटी अलग होने से उस जगह का गुरुत्वीय त्वरण भी चेंज होगा। अब उस गुरुत्वीय त्वरण के परिवर्तन की स्टडी करके अपन पृथ्वी के अंदर दबी हुई धातुओं के बारे में पता लगा सकते हैं, इसके बारे में अच्छी जानकारी ले सकते हैं। और अपनी भारत सरकार का जो भारतीय खान मंत्रालय है उसमें एक विभाग आता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें इस प्रकार के सर्वे किए जाते हैं कि एक ग्रेविटोमीटर होता है, ग्रेविमीटर होता है, ग्रेविमीटर बोलते हैं उसको, उसके द्वारा पृथ्वी के विभिन्न जगहों पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है, उसमें परिवर्तन का अध्ययन करके पता लगाया जाता है कि पृथ्वी की सतह के नीचे क्या है, कि यहाँ पर
हर एक पदार्थ के लिए अलग अलग स्टडी होती है। जैसे पृथ्वी के अंदर है वह सोना दबा हुआ है, चांदी दबी हुई है, या पत्थर दबा हुआ है, तेल दबा हुआ है, कोयला दबा हुआ है, तो उस जगह का गुरुत्व त्वरण है वो परिवर्तित होता है और उसको स्टैंडर्ड गुरुत्व त्वरण के साथ में मैच करके और उसके बारे में फोरकास्टिंग भविष्यवाणी की जाती है। फोरकास्ट किया जाता है कि पृथ्वी की सतह के नीचे कुछ न कुछ अलग मटेरियल हो सकता है। अभी अपन डिस्कस कर ही रहे थे, तो इसमें अगला टॉपिक है, अगला न्यूमेरिकल है वो ये है कि अगर पृथ्वी की डेंसिटी डी दी गई है, सपोज पृथ्वी की डेंसिटी अपन को पता है डी, तो पृथ्वी का मास एम है, तो पृथ्वी का आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। ध्यान रखिए यहाँ पर अपन स्टैंडर्ड ले रहे हैं कि पृथ्वी गोलाकार है, अगर पृथ्वी गोलाकार नहीं होती तो ये सब द्रव्यमान वगैरह परिवर्तन हो जाते। ओके, तो घनत्व क्या होता है? घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन बराबर घनत्व है, तो एम अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। तो एम इज इक्वल टू 4/3 सॉरी हाँ एम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डी हो गया। तो एम का मान रख देंगे यहाँ पर जो जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर तो देखिए जी अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर मान रखेंगे एम का यहाँ से, तो ये जी अपॉन आर स्क्वायर 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डी, आर स्क्वायर से आर क्यूब में से कट गया तो एक आर बचा, तो जो वैल्यू आएगी जी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर डी जी, तो ये वैल्यू आ गई है। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात कि कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में रिलेशन है वो सीधा सीधा है। यहाँ पर जी है वह पृथ्वी की त्रिज्या और पृथ्वी के घनत्व पर निर्भर करता है, तो पृथ्वी का घनत्व परिवर्तन होने के कारण से वहाँ पर जी का मान भी परिवर्तित हो जाएगा। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसी को आधार मान के पृथ्वी के अंदर एक्सप्लोरेशन किया जाता है, जो मिनरल एक्सप्लोरेशन किया जाता है, जितने भी पृथ्वी की से जो भी खनिज निकाले जाते हैं उसका जो सर्वे किया जाता है वो इस पॉइंट को आधार मान के किया जाता है। अब आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर जो स्मॉल जी है वह कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, अर्थात जो गुरुत्व त्वरण है वह केवल और केवल पृथ्वी की त्रिज्या और पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जो फ्रीली फॉल बॉडी है उसके द्रव्यमान पर इसका कोई रोल ही नहीं है, अर्थात पृथ्वी की तरफ कोई भी पिंड गिर रहा हो, हल्का भारी कुछ भी गिर रहा हो, उन सब के लिए गुरुत्व त्वरण का मान होता है वो एक जैसा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर पृथ्वी की किसी ऊंचाई से अगर आप 10 किलो का भी कोई पिंड फेंक रहे हैं, छोड़ रहे हैं, 50 केजी का भी कोई पिंड छोड़ रहे हैं, या 100 ग्राम का भी कोई पिंड छोड़ रहे हैं, तो सबके लिए गुरुत्व त्वरण का मान समान होगा। गुरुत्व त्वरण एक्चुअल में है क्या, इसको यूँ समझिए कि कोई भी पिंड है वह जैसे ही मुक्त अवस्था में छोड़ा जाता है तो हर सेकंड उसमें 9.8 मीटर प्रति सेकंड वेग में वृद्धि होती है। आप कह सकते हैं 20 सेकंड बाद में वेग कितना होगा, तो 1 सेकंड बाद में उसका वेग था 9.8, तो 20 सेकंड के बाद में कितना हो जाएगा, 10 सेकंड के बाद में होगा 98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 20 सेकंड के बाद में कितना हो जाएगा 196 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जितनी ऊंचाई से वह पिंड छोड़ा जाएगा, अर्थात पृथ्वी तक पहुंचने में जितना ज़्यादा समय लग रहा है उसके लिए, उसका वेग उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। लेकिन अगर कोई भी दो असमान द्रव्यमान के पिंड, असमान द्रव्यमान मतलब हल्का और भारी पिंड, अगर निर्वात में वैक्यूम में छोड़े जाते हैं, कोई एक सिस्टम तैयार किया जाए जिसमें निर्वात हो, हवा ना हो, और फिर दोनों पिंडों को साथ साथ छोड़ा जाए, तो वो दोनों पृथ्वी की सतह पर एक साथ पहुंचेंगे। अर्थात आप इसका एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट भी है, एक वैक्यूम ट्यूब होती है बड़ी सी कांच की, उसमें अगर एक कोई भी धातु की बॉल और एक सिंपल पंख फेदर दोनों को साथ छोड़ा जाता है तो दोनों ज़मीन पर एक साथ टच करते हैं। लेकिन अगर माध्यम है, हवा माध्यम है या कोई दूसरा माध्यम है, तो उसके कारण से उन दोनों पर अलग अलग फोर्स लगेंगे उनकी प्रकृति के कारण से, और वो अलग अलग समय में पृथ्वी पर पहुंचेंगे। थैंक यू।